हाय, दिस इज रीशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज फॉर सीटेट पेपर टू में जो बच्चे टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं सीटेट के लिए। ठीक है, तो उनके लिए ये सीरीज जो है मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसमें 3 मॉक टेस्ट हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं और आज जो हमारा 4th मॉक टेस्ट है। हर मॉक टेस्ट में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये 10 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होंगे। और ये जो प्रीवियस ईयर लिए हैं मैंने, ये 2018 से 2024 के हैं। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, मीन्स जो हमारी दूसरी सीरीज चल रही है जिसमें हम टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं, तो उसमें जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए हैं वो वाले चैप्टर मैं भी नहीं ले रही हूँ यहाँ पे। जो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं उन्हीं चैप्टर से ये मॉक टेस्ट बनाया हुआ है मैंने। तो चलिए देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, कितनी तैयारी हुई है आपकी, तो आप खुद को टेस्ट कर सकते हो इसके थ्रू। एंड इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑप्शन बताऊंगी कि हाँ ये क्वेश्चन ये है, इसका ऑप्शन ए है, बी है, सी है। अगर आप काफी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए तो आपको पता है हम हर क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक करेंगे तो बिल्कुल डेप्थ में जाके करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आंसर ही फाइंड आउट करेंगे, पूरे डेप्थ में करेंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और ये जो पीपीटी है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीशु साइंस एकेडमी पे मिलेगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स ऑन। जो फ्लेम का कलर होता है वो किस पे डिपेंड करता है। इसमें 3 ऑप्शंस हैं, हमें बताना है किस पे कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन के आंसर पे, मतलब ये पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ फ्लेम के बारे में। एक ब्लैंक स्लाइड ले लेती हूँ, एक मिनट। यस, ऑल्दो ये चैप्टर हमारा हो चुका है, कंबशन एंड फ्लेम। अगर वो वीडियो नहीं देखी है आपने तो वो वीडियो भी आप जरूर कंसीडर करें। ये ना पूरा एक सीटेट 2025 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपिक हम कर चुके हैं, कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं जो हम साथ साथ कर रहे हैं। जो प्रीवियस हमारा टॉपिक हुआ था दैट वाज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, की प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। तो ये चैप्टर हुआ था ट्रांसपोर्टेशन, ये चैप्टर हमारा हुआ था अलोंग विद योर पीवाईक्यूज, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। एंड ये 48 लेक्चर था हमारा, ठीक है, उस सीरीज का। तो चलिए, अच्छा, तो क्वेश्चन ये जो चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम, इसका क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि कलर ऑफ फ्लेम किस पे डिपेंड करती है। थोड़ा सा कलर ऑफ फ्लेम के बारे में आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो, कैंडल की फ्लेम है, मान लीजिए कोई कैंडल है हमारे पास जिसको हम बर्न कर रहे हैं, तो इस तरह से आपने फ्लेम, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि 3 तरह की फ्लेम्स हैं। जैसे ये जो है फर्स्ट फ्लेम, जो कैंडल आपने देखी होगी जलती हुई, उसकी जो बाहर वाली फ्लेम होती है ना, वो ब्लू कलर की होती है ना। और यहाँ पे जो कंबशन होता है दैट इज कंप्लीट कंबशन। यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होती है बिकॉज इसको जो आउटर पोर्शन है इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ मिलती है, दैट्स वाई जो कंबशन होती है दैट इज कंप्लीट कंबशन। ठीक है, ये जो सेकेंड वाली लेयर है, मिडल लेयर, फर्स्ट जो है दिस इज आउटर जोन, दिस इज मिडल जोन। तो जो मिडल जोन है ये थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है। एंड यहाँ पे जो कंबशन होती है दैट इज पार्शियल कंबशन, पार्शियल कंबशन। ठीक है, थर्ड जो जोन है हमारा, दिस वन, जहाँ पे ब्लैक सी, अगर आप इस जोन पे हैंड लगाओगे ना तो आपकी फिंगर ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, बिकॉज यहाँ जो कंबशन होती है इनकम्प्लीट कंबशन होती है। यहाँ पे इस पोर्शन में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है इसको नहीं मिल पाता, दैट्स वाई यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होती है। और ये जो ब्लैक कलर की होती है यहाँ पे, ठीक है, ब्लैक कलर की। और यहाँ पे कैसी कंबशन हो रही है, इनकम्प्लीट कंबशन, बिकॉज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इसको नहीं मिल पाता। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन। तो ये 3 जोन हो गए कैंडल के, फर्स्ट जोन, आउटर जोन, मिडल जोन एंड इनर जोन। ठीक है, तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट फ्लेम जो है उसका कलर ब्लूइश होता है, सेकंड जो बीच वाली है उसका येलोइश होता है, एंड थर्ड है दिस इज ब्लैक इन कलर। फर्स्ट में कंप्लीट कंबशन हो रही है, बीच वाले में पार्शियल कंबशन, और जो अंदर वाला है उसमें इनकम्प्लीट कंबशन होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आइए। द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स ऑन, वो कह रहा है कि जो कलर है फ्लेम का वो किस पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उस पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे, या ऑक्सीजन सप्लाई, उसे कितनी ऑक्सीजन मिल रही है इस पे डिपेंड करता है, या फिर टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स, की सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, जहां पे उस चीज को हम बर्न कर रहे हैं उसके आसपास का टेम्परेचर कितना है, ये डिसाइड करता है उसके कलर को, मतलब उसका कलर इस पे डिपेंड करता है। तो इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, दिस इज ट्रू। जो कलर है फ्लेम का, नेचर ऑफ कंबस्टिबल मतलब जो
सब्सटेंस है हमारे पास, उसका नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि कलर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल जो सोडियम होता है ना हमारा, सोडियम को अगर आप बर्न करोगे तो इट गिव्स येलो फ्लेम, वो येलो फ्लेम देगा, ठीक है। वहीं अगर आप कॉपर को बर्न करोगे तो इट गिव्स ब्लूइश ग्रीन कलर, इट गिव्स ब्लूइश ग्रीन कलर। एंड अगर आप पोटाशियम को बर्न करोगे तो इट गिव्स वायलेट कलर, ठीक है, इसमें वायलेट कलर की फ्लेम आएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं ऑन बर्निंग, ऑन कंबशन। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस पे डिपेंड करता है कलर, सो यस दिस इज ट्रू, क्योंकि हर कंबस्टिबल सब्सटेंस का जो डिफरेंट कलर होता है तो नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, दिस इज ट्रू। सेकंड है ऑक्सीजन सप्लाई। अभी मैंने आपको कैंडल वाले इसमें दिखाया, कैंडल की जो फ्लेम थी मैंने दिखाया, आपको बताया कि जो फर्स्ट जोन है ना इसका आउटर मोस्ट जोन, उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कलर इज ब्लू, यहाँ कंप्लीट कंबशन हो रही है। वहीं अगर बीच वाली फ्लेम की बात करें, यहाँ पे उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है जितना बाहर वाली लेयर को मिल रहा है, तो यहाँ पे जो कलर है दिस इज येलो इन कलर, क्योंकि ये फर्स्ट लेयर से थोड़ा कम ऑक्सीजन यहाँ मिल रहा है, और जो थर्ड लेयर है बिल्कुल यहाँ तो ऑक्सीजन उसको मिल ही नहीं रहा, बिल्कुल ना के बराबर है, दैट्स व्हाई इट्स कलर इज ब्लैक, है ना। तो इट मीन्स ऑक्सीजन पे भी डिपेंड करती हैं चीजें, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई कितनी है इस पे भी कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड करता है। जो दोनों स्टेटमेंट हैं ए एंड बी बोथ आर ट्रू, बट अगर सी की बात करें टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, तो कलर जो है ना टेम्परेचर, मतलब इसका कलर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, हाँ कंबस्शन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, बट कलर ऑफ फ्लेम टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो जो थर्ड ऑप्शन है दिस इज नॉट ट्रू, एंड ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी दोनों ही राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता ड्रॉप अ पीस ऑफ पोटेशियम मेटल in a beaker of cold water and note down the observation. Which of the following observation is not correct? Correct नहीं है, कौन सी observation वो हमें बताना है, ठीक है। तो सॉरी, सुनीता ने क्या किया, एक बीकर लिया और उसमें कोल्ड वाटर था, ठीक है, इसमें कोल्ड वाटर है। अब इसने क्या किया, कोल्ड वाटर में ना पोटाशियम की एक मेटल डाल दी, पोटाशियम मेटल को डाल दिया, मतलब पीस ऑफ पोटाशियम मेटल को इसमें पानी में डाल दिया। तो अब क्या होगा, हमें पता है कि सोडियम और पोटाशियम है ना वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, कंबशन होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सोडियम और पोटाशियम को ना कैरोसिन में स्टोर करते हैं, कैरोसिन में स्टोर करते हैं ताकि वो जले, मतलब बर्न ना करे, कोई हार्म ना पहुंचे, इसलिए हम उसको कैरोसिन में स्टोर करते हैं। बिकॉज वाटर में मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में जैसे ही आएगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी उनके बीच में, ठीक है, तो इसलिए हम उसको कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, ये होगी एक चीज। अब जब वाटर में उसने पोटाशियम को डाला, पोटाशियम मेटल को डाला, तो वो कह रहा है कि पोटाशियम रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, तो यस दिस इज ट्रू, वाटर के साथ बिल्कुल खतरनाक तरीके से रिएक्ट होगा वो, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये जो स्टेटमेंट है एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज ये एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये जो रिएक्शन है जब वाटर में हम पोटेशियम मेटल को डालेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, बिकॉज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट प्रोड्यूस होगी इसमें। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसको, जो हीट को एब्जॉर्व करता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, जो हीट को रिलीज करता है दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस यहाँ पे इस केस में हीट क्या हो रही है, हीट रिलीज होगा ना कि एब्जॉर्व, तो हीट रिलीज हो रही है, सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है दिस इज नॉट ट्रू। थर्ड है हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, फोर्थ है पोप साउंड इज हर्ड। तो ये थर्ड और फोर्थ दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्या होगा, देखो जैसे ही हमने पोटाशियम को, मैं इसको बैलेंस करने के लिए 2 लिख लेती हूँ, जैसे ही हम पोटाशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, इट गिव्स पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड सम अमाउंट ऑफ हीट आल्सो रिलीज ओवर हियर। अब ये 2 बैलेंस करने के लिए लगाया है, देखो 2 है, 2K यहाँ है, मतलब K मतलब पोटाशियम यहाँ पे भी 2 पोटाशियम है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, ये तो 2 हाइड्रोजन ये, तो बैलेंसी इसका जो कंप्लीट है। और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो बैलेंसी कंप्लीट है, इतना तो आप कर लोगे, बाकी ये बैलेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखो पोटाशियम को जैसे ही हम वाटर से मिक्स करेंगे, पोटाशियम को जैसे ही वाटर में डालेंगे क्या बनेगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस एंड प्लस हीट। तो जैसे जो हाइड्रोजन गैस होती है ना,
जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो इसके पास में अगर आप कोई मैच स्टिक लेके जाओगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, पॉप साउंड। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पॉप साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है कि हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, दिस इज ट्रू, एंड पॉप साउंड इज हर्ड, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज हाइड्रोजन गैस के पास अगर आप मैच स्टिक या कैंडल लेके जाओगे तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, पीओपी, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। जो सेकंड स्टेटमेंट है कि इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है? सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है कि ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ठीक है, ये हमारा गलत है और ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न इफ केप्ट इन एयर, अगर एयर में रखे तो बर्न हो जाएगी, वो जल जाएगा, तो कौन सा है? सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम। अभी करके आए हम, कौन सी मेटल है वो? सोडियम। सोडियम और पोटाशियम अगर एयर में रखेंगे तो वो बर्न हो जाता है, मॉइस्चर जैसे ही मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में ये आएगा तो ये बर्न होता है, तो दैट्स वाई हम इसको कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, एंटी एसिड यूज करते हैं या फिर फर्मेंटेशन एजेंट यूज करते हैं। तो हमने पढ़ा है एसिड बेस एंड सॉल्ट में कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको हम एज अ एंटासिड यूज करते हैं बिकॉज दिस इज बेसिक इन नेचर, इट इज बेसिक इन नेचर। तो हमने पढ़ा था ना कि एसिड को अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें बेस मिला देंगे, तो ये रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगी, इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? इट इज बेसिक इन नेचर, और ये क्या है? एंटासिड, एसिड के अगेंस्ट इसको यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर। एंड जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो अनदर नेम है दैट इज, इट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, क्लियर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना, उसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो सारी चीजें हम डिस्कस करके आए हैं, मतलब मैंने सारा डिस्कस किया है, प्रीवियस वीडियोस आप देखना अगर नहीं देखी है तो, सब कुछ हमने इन डिटेल डिस्कस किया है। बाकी जहां पे मुझे लगेगा कि हाँ मुझे डिटेल में बताना है वहां मैं बताऊंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस बर्न्स विद पॉप साउंड, कौन सी गैस जो है पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है? दिस इज हाइड्रोजन, जो कि पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर रोल हिज मार्बल ऑन 3 डिफरेंट सर्फेसेस स्प्रेड आउट ऑन फ्लोर, torch, cellophane sheet, carpet and newspaper. The force of friction acting on the marble in the increasing order is. समीर एक लड़का है, ठीक है, लड़का है या लड़की है जो भी है whatever, उसने क्या किया, अपने मार्बल को रोल किया 3 डिफरेंट सर्फेसेस पे। वो 3 डिफरेंट सर्फेसेस कौन कौन से थे? एक थी टॉर्च सेलोफेन शीट, नेक्स्ट था कारपेट, थर्ड था न्यूज़पेपर, ठीक है, थर्ड था न्यूज़पेपर। इन तीनों को उसने मार्बल पे रखा और अपनी इन तीनों को उसने फ्लोर पे रखा और अपनी मार्बल को इन पे स्प्रेड किया। तो हमें बताना है कि किस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ज्यादा लगेगी, किस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगी। हमें इन चीजों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करना है एक्चुअली, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है ये तो हमें पता है। फ्रिक्शन क्या होता है? देखो, फ्रिक्शन होता है जब कोई चीज आगे की तरफ मूव कर रही है और दूसरी चीज उसको मूव नहीं करने दे रही। तो ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं ना, जब इस फोर्स के अगेंस्ट जो दूसरी फोर्स लग रही है, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन, जो इसको आगे मूव नहीं करने दे रही है। अब देखो क्या होता है ना, जो सरफेस जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा उसमें उतनी कम फ्रिक्शन होगी, जो जितना हार्ड होगा उसमें उतनी ही ज्यादा फ्रिक्शन होगी। दैट्स वाई अगर आप जब वॉक करते हो, आपने देखा सैंड, मतलब प्रॉपर अगर कंक्रीट का रोड है मान लीजिए, उस पर आप इजिली वॉक कर पाओगे, बट बनाना पील पे आप इजिली वॉक नहीं कर पाते। बनाना पील सॉफ्ट होता है, बनाना पील कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, उस पर आप इजिली वॉक नहीं कर पाओगे, उस पर अगर आपका पाँव आएगा तो आप स्लिप हो जाओगे। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो सरफेस है वो स्मूथ है, जो सरफेस जितना ज्यादा स्मूथ होगा उसमें उतनी ही कम फ्रिक्शन होगी। और हमें लिखने के लिए, चलने के लिए हमें पता है कि फ्रिक्शन को होना जरूरी है। दैट्स व्हाई वी कैन राइट डाउन ऑन द ब्लैक बोर्ड पे हम लिख पाते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। हम वॉक कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन।
अगर हम, इसीलिए हमारे जो शूज होते हैं नीचे से ट्रेडेड होते हैं, इस तरह से होते हैं उबड़ खाबड़, ताकि वो ग्रिप बन पाए और हम स्लिप ना हो। ठीक है, वो ये क्या कर रहा है, इस तरह का जो सरफेस है ये क्या करता है, फ्रिक्शन को इंक्रीज करता है, फ्रिक्शन को इंक्रीज करता है ताकि हम इजिली वॉक कर पाए, स्लिप ना हो, है ना। तो जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, मतलब जो सरफेस है जितना स्मूथ होगा उसमें उतना ही कम फ्रिक्शन होगा, अगर सरफेस हार्ड होगा उसमें ज्यादा फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन चैप्टर भी हमारा हो गया है, हम कंप्लीट करके आए हैं। तो इसमें हमें बताना है कि ये जो तीनों चीजें है ना, किसमें फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, किसमें कम लग रहा है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, कम से ज्यादा में। जिसमें कम फ्रिक्शन है उसको पहले लिखना है। तो सबसे कम फ्रिक्शन किस में लगेगा, जो ज्यादा स्मूथ होगा उसमें कम फ्रिक्शन होगा। तो जो सेलोफेन शीट होती है, जैसे सेलो टेप होती है ना, देखिए ना उस तरह की शीट, तो ये स्मूथ होगी तो इसमें कम फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो कारपेट और न्यूज़पेपर में से देखा जाए ना, तो न्यूज़पेपर ज्यादा स्मूथ है एज कम्पेयर टू कारपेट। तो उसके बाद जो कम फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा न्यूज़पेपर पे। उसके बाद जो थर्ड आएगा हमारा, इस पे थोड़ा सा ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, विच इज कारपेट। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, कम से ज्यादा की तरफ, सबसे कम फ्रिक्शन, उससे कम, फिर उससे ज्यादा। ठीक है, तो सबसे कम फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, शीट पे, उसके बाद न्यूज़पेपर पे, थर्ड वन इज कारपेट पे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, आपको कुछ लगे कि मैम ये चीज क्लियर नहीं करवा रहे हो आप या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। ये 4 ऑप्शन है, कौन सा बाय प्रोडक्ट नहीं है पेट्रोलियम का, हमें ये बताना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट नहीं है। बाय प्रोडक्ट नहीं है मतलब पेट्रोलियम से नहीं मिला है वो। ठीक है, तो पैराफिन वैक्स है, कोक है, बिटुमिन है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है। अब ये करने से पहले एक और चीज आपको बताती हूँ, एक और चीज का मतलब, थोड़ा सा स्लाइड ले लेती हूँ, है ना। स्लाइड देखो क्या होता है ना, जो हमने कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर किया था उसमें, एक मिनट, कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिटेल में किया है, कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में, कोल एंड पेट्रोलियम है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव, अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताती हूँ। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये समझ लो, क्वेश्चन के आंसर पे आप खुद ब खुद पहुंच जाओगे फिर। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड दिस वन इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता था ना, जो हमारा कोल है, कोल को हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में हमने कोल डाल दिया, कोल के पीसेस डाल दिए, इसको अब हीट किया हमने, बर्नर लगा दिया यहाँ पे। जैसे इसको हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, क्या होगा, ये जो कोल है ना, इट इज कन्वर्टेड इनटू 3 फॉर्म्स। 3 चीजें देगा, कौन कौन सी, कोक, कोलतार, कोक कोलतार, पूरा सेटअप होता है, ये तो मैं जस्ट समझाने के लिए कर रही हूँ आपको, डिस्टिलेशन का पूरा सेटअप लगाया होता है। कोक, कोलतार एंड कोल गैस, ये 3 चीजें हमें मिलेंगी जब हम कोल को एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करेंगे, कोक, कोलतार, कोल गैस। वहीं दूसरी ओर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है ना, जो पेट्रोलियम है, जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल हमें मिला है, उस पेट्रोलियम को, क्रूड ऑयल को हम हीट करते हैं। जब इसको हम हीट करेंगे ना, तो इसका भी एक पूरा प्रॉपर सेटअप लगाया होता है। इस तरह से किसी कंटेनर में हमने पेट्रोलियम को डाल दिया, इसको हम हीट करेंगे। अब इस कंटेनर को हमने एक बड़े से चैम्बर के साथ कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हर इस चैम्बर पे डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। ठीक है, सबसे जो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाली चीजें हैं वो नीचे कलेक्ट हो जाएंगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो नीचे कलेक्ट होंगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो ऊपर की तरफ कलेक्ट होती जाएंगी। ऐसे कम से ज्यादा, कम कम कम, सबसे कम, इस तरह से पेट्रोलियम में जितनी भी चीजें हैं, मतलब जब हम इस पेट्रोलियम को, इस क्रूड ऑयल को हम हीट करेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें, डिफरेंट डिफरेंट बाय प्रोडक्ट मिलेंगे इससे, इसको हीट करने से, जो कि डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमें मिलता है बिटुमिन, मिलता है हमें
ठीक है, बिटुमिन मिलेगा एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल होते हैं, डीजल होता है, पैराफिन वैक्स होती है, पेट्रोल होता है, एलपीजी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें। जैसे देखो सबसे नीचे होगा बिटुमिन, जिसका टेम्परेचर अराउंड 350 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होगा, मोर देन 350 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही बिटुमिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, फिर पैराफिन वैक्स, नेफ्थलीन बॉल्स, पेट्रोल, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होगा, 25 डिग्री के आसपास होगा। ठीक है, तो ये सारे बाय प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल जाएंगे और यहाँ से हम कलेक्ट कर लेंगे सभी चीजों को। ठीक है, अब आई होप आपको समझ आया होगा कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हम कोल को इन द एब्सेंस ऑफ हीट जो है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर जो है हीट कर रहे हैं और हमें कोक, कोलतार, कोल गैस, ये तीन चीजें मिली जो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। उसके अलावा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, जो हमें पेट्रोलियम है हमने कलेक्ट किया है, ब्लैक ऑयल, क्रूड ऑयल जो हमने निकाला है, उसको हम हीट करते हैं और इसको इस चैम्बर के साथ कनेक्ट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे इसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। बिटुमिन का सबसे ज्यादा होगा, मोर देन 350 डिग्री सेल्सियस, और ऐसे करते करते सारे कलेक्ट हो जाएंगे। एलपीजी का सबसे कम होगा 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमने इसको यहाँ कलेक्ट कर लिया। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। अब आप बताओ मुझे, आप खुद बताओ कि पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट कौन सा इसमें से नहीं है। पैराफिन वैक्स, कोक, बिटुमिन, लुब्रिकेटिंग। हमें पता है कोक जो है वो पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट नहीं है, वो किसका बाय प्रोडक्ट है, वो कोल का बाय प्रोडक्ट है। जब कोल को हमने इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट किया तो हमें कोक, कोलतार और कोल गैस मिले थे। तो ये जो है बाय प्रोडक्ट नहीं है पेट्रोलियम का। उसके अलावा पैराफिन वैक्स, बिटुमिन और लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये जो है बाय प्रोडक्ट है किसके, पेट्रोलियम के। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एंटीसेप्टिक इज। जब हमें जख्म हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं ना, तो हम उस पे एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, मलहम लगाते हैं। तो वो जो मलहम है वो उसके लिए कौन सा नॉन मेटल इनमें से यूज करते हैं हम। ठीक है, रोगानुरोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलन में कौन सी अधातु होती है, कौन सा नॉन मेटल होता है। क्लोरीन होता है, आयोडीन होता है, ब्रोमीन या फिर सल्फर। सारे ही नॉन मेटल्स हैं, बट कौन सा नॉन मेटल है जो हम एज एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, वो है आयोडीन। ठीक है, वो क्या है, आयोडीन। आयोडीन को हम अल्कोहल में मिक्स कर दें तो इसको हम कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या है, आयोडीन डिसॉल्व इन अल्कोहल। तो दिस सॉल्यूशन इज नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जो एज एंटीसेप्टिक हम यूज करते हैं। तो कौन सा नॉन मेटल है, वो आयोडीन। ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉलम ए विद द फंक्शन इन कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स दिए हुए हैं, ये ऑर्गन्स हैं, और ये कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है किस ऑर्गन का क्या फंक्शन है। ये 4 ऑर्गन्स दिए हैं, इन चारों ऑर्गन का कौन सा सही फंक्शन है उससे हमें मैच करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इन डिटेल थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में आपको। ठीक है, मैंने इसमें इमेज भी ली हुई है डाइजेस्टिव सिस्टम की, पहले वो देख लो फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि रट्टा नहीं मारना है, समझ के करनी है चीजें, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, दिस इज श्योर, बट हाँ इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाएगा, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए ये है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। आपको पता होगा कि जो ह्यूमन बींग्स का डाइजेशन है ना वो 5 स्टेप्स में होता है। डाइजेशन जो है वो 5 स्टेप्स में होता है। डाइजेशन 5 स्टेप्स में होता है। कौन कौन से हैं वो 5 स्टेप्स? इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड, उसके बाद डाइजेशन जो माउथ से स्टार्ट हो जाता है और कहाँ कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद असिमिलेशन एंड फिफ्थ वन इज इजेशन। तो इन 5 स्टेप्स में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अपना काम करता है। कैसे करता है वो अभी देखेंगे। इंजेशन होता है इनटेक ऑफ फूड हमने लिया माउथ के थ्रू, च्यू किया, दैट इज इंजेशन। अब जब हमने च्यू किया तो सलिब्री जो सलाइवा है वो उसको च्यू करने में हेल्प करता है। सलाइवा क्या करता है, हमारी सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट है दैट इज सलिब्री एमाइलेज।
ठीक है। सेलिब्री अमाइलेज क्या करता है? सेलिब्री अमाइलेज जो हमारे जब हम खाना खाएंगे तो उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू सिंपलर शुगर। स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देगा इनटू सिंपलर शुगर। और जो डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट, मतलब माउथ में ही जो फूड का डाइजेशन है ना वो स्टार्ट हो जाता है, माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर कंप्लीट डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो माउथ में ही जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। सेलिब्री अमाइलेज ने क्या किया? स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया शुगर में। अब खाना जो है इसोफेगस में गया, फूड पाइप जिसे हम कहते हैं, फूड पाइप से होता हुआ वो जाएगा हमारे स्टमक में। स्टमक में गया। अब स्टमक में क्या है? तीन चीजें प्रेजेंट है, एचसीएल प्रेजेंट है, पेप्सिन प्रेजेंट है एंड म्यूकस प्रेजेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, बट इस क्वेश्चन को समझाने के लिए पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि रट्टा नहीं मरवाऊंगी कि इसका ए है, बी है, सी है, डी है। थोड़ा सा समझ के करो ताकि लॉन्ग टर्म में आपको चीजें याद रहे, एग्जाम में भी आपको चीजें याद रही। ठीक है। स्टमक में क्या है? एचसीएल प्रेजेंट है, पेप्सिन प्रेजेंट है, प्लस म्यूकस प्रेजेंट है। अब HCl जो है ना काफी एसिडिक होता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हमारी स्टमक की लेयर है ना, इस लेयर को खराब ना कर दे ये HCl, तो इसके लिए म्यूकस जो है ना इसकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती, ताकि जो एसिडिक मटेरियल है ये हमारे स्टमक की लाइनिंग को खराब ना करे। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? म्यूकस प्रेजेंट है। ठीक है, जो हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है HCl से। HCl, अब ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन तभी एक्टिवेट होगा जब उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा। तो अगर HCl प्रेजेंट है तभी ये पेप्सिन वर्क करेगा, बिकॉज पेप्सिन को काम करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, और ये एसिडिक एनवायरनमेंट इसको कहाँ से मिल रहा है? HCl से मिल रहा है। ठीक है। अब ये ये जो पेप्सिन है ये क्या करता है? प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। इट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स, छोटे छोटे पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन कर देगा। उसके बाद ये पेप्टाइड्स जो हैं अमीनो एसिड्स में कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएंगे। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट अभी इसमें यहाँ पे स्टमक में क्या हो रहा है? HCl पेप्सिन म्यूकस प्रेजेंट है। HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है पेप्सिन को, और पेप्सिन क्या है? तभी एक्टिवेट होगी जब उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा पेप्टाइड्स में। ठीक है। म्यूकस इसकी लाइनिंग को, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है एसिडिक मीडियम से। अब ये जो एसिडिक HCl है, ये HCl जो अगर हम कुछ जर्म्स वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आ जाते हैं तो उनको भी ये किल कर देता है HCl। ठीक है, ये हो गया स्टमक का काम। फूड का डाइजेशन जो है माउथ से स्टार्ट हो गया, स्टमक में भी डाइजेशन हुआ। अब जो है स्टमक के बाद खाना चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस और पेनक्रियाटिक जूसेस आते हैं। कहाँ से? पेनक्रियास से, और ये गॉल ब्लैडर से, सॉरी पेनक्रियास से और लीवर से। ठीक है, पेनक्रियास और लीवर क्या करेंगे? कुछ डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो कहाँ भेज देंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन कौन? लीवर और पेनक्रियास। ये पेनक्रियास है, ये यहाँ पे पीछे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कह रहे हैं पेनक्रियास, और ये है हमारा लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लीवर के नीचे यहाँ पे गोल ब्लैडर प्रेजेंट है, जो क्या करता है? गोल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करता है। क्या करता है? बाइल जूस को स्टोर करता है। बाइल जूस को सिक्रीट कौन करता है? लीवर। स्टोर कौन कर रहा है? गॉल ब्लैडर। और ये लीवर क्या करेगा? इसको सिक्रीट करेगा और कहाँ भेज देगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये डाइजेस्टिव जूसेस आए, बाइल जूस आया, तो ये क्या करेगा? फैट की डाइजेशन में हेल्प करेगा, फैट को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देगा, फैट को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देगा। कौन? बाइल जूस। वही अब पेनक्रियास क्या करेगा? पेनक्रियास कुछ पेनक्रियाटिक जूसेस हैं जो भेजेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब वो जो पेनक्रियाटिक जूसेस हैं कौन कौन से हैं? वो पेनक्रियाटिक जूसेस जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं कौन कौन सी? अमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज। यहाँ लिख देती हूँ, अमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज। ये कहाँ से आई? पेनक्रियास से। अब इसमें अमाइलेज क्या कर रहा है? अमाइलेज कर रहा है ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा शुगर में। और लाइपेज क्या कर रहा है? लाइपेज ब्रेक डाउन करेगा फैट को इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। ठीक है। और ये जो प्रोटीज है, प्रोटीज क्या करेगा?
जो पेप्टाइड्स हमें मिले थे, कहाँ पे मिले थे पेप्टाइड? पेप्सिन ने ब्रेक डाउन किया था प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, तो ये प्रोटीज क्या करेगा, इन पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये तीनों एंजाइम्स ने अपना अपना काम कर दिया। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है बट कंप्लीट कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, डाइजेशन हो गया कंप्लीट। अब डाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज एब्सॉर्प्शन। ये देखो, इंजेक्शन, इनटेक ऑफ फूड माउथ में हुआ, डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हुआ और कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन, जब फूड पूरा डाइजेस्ट हो गया उसके बाद एब्सॉर्प्शन होगा। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं विलाय। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन, ये जो विलाय है इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्व करेंगे और विलाय जो है यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है बहुत सारी। ब्लड कैपिलरीज में ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी? इस एब्जॉर्व फूड को एब्जॉर्व कर लेंगे, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्व कर लेंगी। कौन? ये ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, फूड जो है डाइजेस्ट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्व हुआ, विलाय ने इसको एब्जॉर्व किया और फिर एब्जॉर्प्शन के बाद उसने जो यहाँ पे एनर्जी मिलेगी वो चली जाए, मतलब ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा वो फूड। ठीक है, जो फूड है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ब्लड कैपिलरीज के पास चला जाएगा। अब ये ब्लड कैपिलरीज इस फूड को लेके सेल के पास जाती है जहाँ पे हमने पढ़ा था ना रेस्पिरेशन होती है। अब ये जो फूड है, ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6, और वहां पे रेस्पिरेशन से हमें ऑक्सीजन मिली थी, तो ये दोनों आपस में कंबाइन, सॉरी एक मिनट। ठीक है, तो ये जब रेस्पिरेशन होगी तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जो एब्जॉर्ब फूड है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यही ग्लूकोज जो है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू होता हुआ हर सेल के पास जाएगा और ये फिर ग्लूकोज बाइंड अप करेगा ऑक्सीजन के साथ एंड इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलेगी। वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, वो तो जस्ट मैं आपको बता रही हूँ। यही फूड मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्ब फूड है ना, ये फिर चला जाएगा सेल के पास जहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी। ठीक है, तो विलाई ने फूड को एब्जॉर्ब किया और इस एब्जॉर्ब फूड को कैपिलरी के थ्रू ब्लड सेल्स में भेज दिया, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी सेल्स में भेज दिया, जहाँ पे फिर बॉडी जो है, बॉडी से मतलब बॉडी को इससे एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। जहां पे बॉडी को एनर्जी मिल रही है ना, उसको, उस प्रोसेस को, उस स्टेप को हम कह रहे हैं एसिमिलेशन। देखो, इंजेक्शन था फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने इनटेक ऑफ फूड किया। डाइजेशन जो माउथ से स्टार्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हुआ। एब्सॉर्प्शन, जहां पे विलाय ने डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्व कर लिया और इस एब्जॉर्व फूड से फिर एनर्जी रिलीज हुई, जिसको कहते हैं एसिमिलेशन। अब क्या हुआ? एब्जॉर्व, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा, वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है, एब्जॉर्व फूड तो यूज हो गया, मतलब डाइजेस्टेड फूड तो एब्जॉर्व हो गया। ठीक है, बॉडी को एनर्जी मिली उससे। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा और फिर रेक्टम और एनस के थ्रू वो बॉडी के बाहर सिक्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी पूरी प्रोसेस किसकी? डाइजेस्टिव सिस्टम की। पूरा काम जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है इस तरह से करता है। खाना खाया, इसोफेगस के थ्रू स्टमक में गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर ने, दोनों ने अपने अपने जूसेस भेजे जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। उसके बाद जो खाना है एब्जॉर्व होगा विलाय के थ्रू एंड एब्जॉर्प्शन के बाद बॉडी को एनर्जी मिलेगी एसिमिलेशन के थ्रू एंड उसके बाद इजेशन होगा, जिसमें जो वेस्ट फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो रेक्टम और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पे आओ क्वेश्चन में। अब अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी पता है, अभी तो मैंने समझा दिया, वैसे बता रही हूँ एग्जाम में, अगर नहीं भी पता है तो आप ना ये देखा करो कि सबसे इजी आपको क्या लग रहा है। आपको पता है लीवर क्या है? दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो अगर आपको इतना भी पता है तब भी आप आंसर तक पहुंच जाओगे। देखते हैं, ए लार्जेस्ट ग्लैंड, ए का हो गया 4। अब ए का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, कई बार 2 या 3 ऑप्शन में भी मिल जाता है, बट अगर एक ही ऑप्शन में है तो आप यहाँ से टिक करोगे और सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओगे। बट यहाँ हम कंप्लीट करेंगे। अब देखो, स्टमक का क्या काम होता है, मैंने अभी आपको बताया था। स्टमक के में क्या हुआ था? प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट हो गई थी। कहाँ पे हुई थी? स्टमक में हुई थी, है ना। स्टमक में प्रोटीन, हाँ, स्टमक में प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाती है ना। पेप्सिन जो है वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, और फिर पेप्टाइड्स जो है ब्रेक डाउन करते हैं अगेन अमीनो एसिड में। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो स्टमक क्या कर रहा है? प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट कर रहा है। बी का फर्स्ट,
बी का हो गया फर्स्ट। अब थर्ड है हमारे पास गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है। सी का हो गया 2, सी का हो गया ये 2, ठीक। गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करता है, लीवर बाइल जूस को सिक्रीट करता है। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या कर रहा है, इट रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। डी का हो गया 3। तो जो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का। तो सारी चीजें मैंने हिंदी में ही बोली, आई होप आपको समझ आया होगा। लीवर, अमाशय, पित्ताशय और अग्नाशय, इनके क्या क्या रोल है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब है लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मिलेंगे, मॉक टेस्ट 5 पे, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स किया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमारा हो चुका है। इसमें हमने जो प्लांट्स है ना वो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वो सारे मेथड्स हमने किए थे। बडिंग किया है, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डन इन डिटेल, है ना। तो ये जो चारों टर्म्स हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, एक बार बता देती हूँ क्या है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है ना, जो वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करे उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे कुछ प्लांट्स जो हैं जो स्टेम के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल पोटैटो। पोटैटो की स्टेम को, पोटैटो को जो है ना स्टेम है, पोटैटो को कट करके अगर आप सो करते हो, लगाते हो, तो उससे नया प्लांट बन जाएगा। तो वो उस स्टेम से रिप्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मीन्स किसी वेजिटेटिव पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट मतलब खाने वाले किसी पार्ट से, स्टेम से, रूट से या फिर लीव से अगर कोई नया प्लांट रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसे हम कह रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना। स्टेम का एग्जांपल है पोटैटो। रूट का अगर मैं एग्जांपल दूं तो स्वीट पोटैटो जो है रूट का एग्जांपल है। स्टेम इसकी स्वीट पोटैटो की अगर रूट्स को, स्वीट पोटैटो को कट करके आप लगाओगे ना, उससे भी न्यू प्लांट बन जाएगा, तो रूट के थ्रू रिप्रोड्यूस हो जाएगा ये। लीव्स में ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम बेस्ट एग्जाम्पल है, लीव्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है ये। इसके लीव्स को छोटी छोटी, इसमें छोटी छोटी लीव्स आती है, मतलब लीव्स हैं, काफी सारी लीव्स आई हैं। इस लीव को आप कट करके अगर दूसरी जगह लगाओगे ना तो ये लीव से रिप्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। उसी को हम कह रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब किसी वेजिटेटिव पार्ट से जब हम नया प्लांट बना रहे हैं, दैट इज नया प्लांट बन रहा है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सेकेंड है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है ना, जो स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं और ये स्पोरेंजिया के आउटसाइड ना एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो इन स्पोर्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये जो लेयर है, आउटर लेयर, ये फट जाती है और अंदर से स्पोर्स जो है बाहर आके निकल आते हैं और ये रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रेड देखा होगा, ब्रेड में जो फंगस होती है ना वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में एग्जांपल देती हूँ, एक स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है, एल्गी है, स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा जो है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है। इस तरह से फ्रेगमेंट्स होंगे इसके, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। तो एक फ्रेगमेंट को अगर हम, एक फ्रेगमेंट अगर गिर के नीचे गिर गया ना, मान लो मैच्योर होके, तो इससे नया प्लांट बनना शुरू, नया एल्गी बनना शुरू हो जाएगी ना। फिर ये जो है एक फ्रेगमेंट गिर गया तो नया एल्गी बनना शुरू हो जाएगी। इस तरह से रिप्रोड्यूस करती है एल्गी, जो है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग में क्या है, बडिंग में, एक मिनट इसको इरेज कर लेती हूँ। बडिंग में जैसे ईस्ट है ना, ईस्ट बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, उसमें नई नई बर्ड्स आती जाएंगी और वो रिप्रोड्यूस करता जाएगा जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। तो इस तरह कोई बर्ड है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो जैसे ही रिप्रोड्यूस करेगा ना, इसका जो न्यूक्लियस है वो इस तरह से इलोंगेट हो जाएगा और फिर इसका जो न्यूक्लियस है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। दिस इज पेरेंट सेल और ये क्या है, डॉटर सेल। ये क्या है, डॉटर सेल, पेरेंट सेल और डॉटर सेल। फिर ये डॉटर सेल फिर मेच्योर होगी, इसका न्यूक्लियस फिर अगेन इलोंगेट हो जाएगा, फिर ये अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से बडिंग में रिप्रोडक्शन होती है, ईस्ट में बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। आई होप ये चारों चीजें आपको, चारों स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे। अब यहाँ देखिए, ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन है दैट इज थ्रू बडिंग। तो ए का हो गया 4, ए का 4 किस में दिया हुआ है, ए का 4 दिया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है दैट इज दिस। फिर भी देख लेते हैं आगे का फर्दर। पोटैटो,
पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है स्टेम, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में स्टेम के थ्रू, मतलब वेजिटेटिव प्रोपागेशन में भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, स्टेम है, रूट है, लीव्स है, जो स्टेम के थ्रू करे, कुछ रूट्स के थ्रू करें, कुछ लीव्स के थ्रू करें। तो इसमें स्टेम, रूट, लीव ऐसा कुछ नहीं पूछा है, बस ये पूछा है कि पोटैटो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एल्गी जो है फ्रेगमेंटेशन, सी का 3। फंगस जो है दैट इज बट स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हो गया राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही आंसर है इसका क्वेश्चन का। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। बाकी आप चाहते हो कि मैम कुछ ऐड ऑन करो, या आपको चाहिए कि थोड़ा कुछ चेंजेस करो, कुछ भी आपको लगे तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, सजेशन आप दे सकते हो ऑफ कोर्स। एंड ये हो गया हमारा 4th मॉक टेस्ट। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मॉक टेस्ट 5। देखो हमारी सीरीज वाली क्लास भी मतलब साथ साथ चल रही है। सीरीज वाली क्लास तो हमारी चल ही रही है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन क्लास हमारा हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे फाइबर एंड फैब्रिक। एंड उसके अलावा जो हमारा साइंस पेडागोजी है वो भी साथ साथ चली रही है। साइंस पेडागोजी में एक ही यूनिट हुआ है अभी तक हमारा, नेचर ऑफ साइंस। सेकंड हम करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस। एंड नेक्स्ट हम मॉक टेस्ट 5 करेंगे इसके बाद, ठीक है। मॉक टेस्ट हमारा होगा 5। तो ये जो क्लास है, ये जो क्वेश्चंस हैं आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल रीशु साइंस एकेडमी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप इस क्लास को देख सकते हैं। एंड इसके नोट्स वहां मिलेंगे, प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हैं वहीं आपको मिलेंगी, और नोट्स भी वहीं पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।